वक्त चल रहा है उसके सिलेबस में पेपर 2 है जहां तक सही कह रहा हूँ जी एडवांस लेवल थ्योरी एंड रिसर्च मेथड्स उसकी यूनिट 1 में 2 टॉपिक्स होंगे। उनमें से जो पहला टॉपिक है वो रियल एनालिसिस का है जिसके बारे में हम लोग बस म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे। ये मत समझिएगा कि मैं पढ़ाने और आप कुछ अलग वो सब नहीं है, हम लोग बस म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक, रियल एनालिसिस में जो टॉपिक्स हम लोग को कवर करने होंगे वो टॉपिक्स कुछ ये हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड अरिथमेटिक, ये सारे टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अपने सिलेबस में। ऑर्डर ऐसा नहीं रहेगा, ऑर्डर थोड़ा सा मैं चेंज करके चलूंगा जिससे कि आपको, हालांकि ये चीज आप लोगों ने टोपोलॉजी का आप लोगों ने, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से सीएसडी यूनिवर्सिटी के ही हैं, कुछ ने ग्रेजुएशन, बाकी सबने पोस्ट ग्रेजुएशन सब यही से किया हुआ है, तो आप लोगों ने टोपोलॉजी का कोर्स तो पढ़ा ही होगा। उस टोपोलॉजी में आप लोगों ने इनमें से ज्यादातर चीजें एक बार मतलब देख रखी है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि रियल एनालिसिस के कोर्स की क्या जरूरत है। आप किसी भी पीएचडी कोर्स में जाएंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स की हो, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की हो, कुछ भी हो, तो वहां पर जो कोर्स वर्क होगा उसमें रियल एनालिसिस की एक यूनिट, मतलब उसको छू करके जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रियल एनालिसिस में ये नहीं मानता कि सब्जेक्ट है, रियल एनालिसिस एक आर्ट है, और इस आर्ट में हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू प्रूव थिंग्स। ठीक है, मतलब कैसे, और आपको अगर चीजों को समझना, उन्हें प्रूव करना आता होगा, उनको बारीकी से उनको देखना आता होगा, एक आपका ब्रॉड विजन होगा, तभी आप लोग रिसर्च में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक ब्रॉडर विजन देना, एबिलिटी टू प्रूव थ्योरम्स, ठीक है, बहुत ही पहले से ही टाइम की बातें हैं, लेकिन उसको आप लोगों को फील करना होगा कि हाँ यस रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि ये है ना, ये है तो क्यों है, कैसे है, वो चीजों को समझना जरूरी है, और उसके लिए वो जो एबिलिटी है वो रियल एनालिसिस आपको देता है। ठीक है, कुछ बुक्स के नाम है हम आपको मतलब बाकी, और जैसे एचएल वार्डन की बुक आपने करा रखी है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, जहाँ तक इजी बुक्स की बात लोग करते हैं कि सर कुछ ऐसी बुक हो जिससे कि हम लोग खुद से अगर पढ़ना शुरू करें तो हमें ज्यादा दिक्कत ना आए। एचएल वार्डन, वाटर यूनियन, थोड़ी सी पार एट पार लेवल अच्छा है बुक्स का। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आरजी पाटिल की बुक, इवन जो ग्रेजुएशन में जो रियल एनालिसिस है उसके लिए भी आरजी पाटिल की बुक मैं मानता हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई बहुत अच्छी बुक है। काफी सारे एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, क्वेश्चंस लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल रहा है। और उसके अलावा मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिक अरोड़ा, ये मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ अक्सर, अच्छी है, और मतलब इसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगी। जी, चलिए बात करते हैं क्या क्या चीजें आप लोगों को इसमें पहले से जाननी जरूरी है इस कोर्स को करने के लिए, समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले सेट्स, सबसेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा बोल्ड कर रखा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे करूंगा। बाकी मुझे लग रहा है कि वी ऑल नो वेरी वेल कि अगर इसमें किसी चीज में मुझे जाना हो तो पता ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग सीधे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग क्या जानते हैं, अगर एक सेट सपोज करते हैं हमारे पास में 2 सेट्स हैं, या मैं उसी सेट को रिपीट भी कर सकता हूँ, लाइक आई कैन मेक 2 कॉपीज, टेक 2 कॉपीज ऑफ द सेम सेट, A क्रॉस A। बट चलिए मैंने 2 अलग अलग सेट्स लिए। सपोज वी हैव 2 सेट्स, one is ABC and the other one is say 1 2, right? अब यहाँ पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो बहुत आसान है। आप कहेंगे कि सर क्या बता, लेकिन ये चीज हम लोग को समझनी बहुत जरूरी है। इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, how many ordered pairs will we get? 6 ordered pairs we will get, and those will be just pairs or something special about pairs, like those will be just pairs or ordered pairs. What is the difference between pairs and ordered pairs? Yes, pairs और ordered pairs में क्या डिफरेंस हो जाता है? अभी मैंने सारे यहाँ पे लिखे नहीं है, वो तो बस एक टाइम पास करने की बात होगी।
मैंने इसे मेंशन नहीं किया है। तो क्या आप देखते हैं कि ये क्या डिफरेंस होगा पेयर्स और ऑर्डर पेयर्स? यस, एक फिक्स ऑर्डर होगा, इसी ऑर्डर में ये लिखे जाए। लाइक आप इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? A, B such that the first element of the ordered pair small a that must belong to A and the second element that must belong to B. Okay, so that is order, that is Cartesian product of two sets, we all know very well. Okay, what is a plane? It is r square. पढ़ा होगा r cross r, जो आप 2D plane कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं वो r square है. What is this space? r cube. Yes, this is r cube. ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट सिस्टम है, r cross r, r cross r cross r. कॉम्प्लेक्स प्लेन को भी r स्क्वायर कई बार लिखते हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात क्यों की? अगर हम यहाँ से कहे, चलिए अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा और बात पे आ जाते हैं. आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सेट्स या इंडेक्सिंग सेट. जब आप बात करते हैं एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन के बारे में, तो आप वहां पर कितने भी सेट्स हो सकते हैं आपके पास में. वो एक आप ये क्यों कह सकते हैं कि आप एक सेट लेंगे आई, जिस सेट को कहा जाएगा दिस सेट आई, दिस विल बी कॉल्ड इंडेक्सिंग सेट. This set will be called indexing set or the set of indices. Set of indices या indexing set. और इस I में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट I में, उतने सेट्स आप ले लेंगे AI. This I suffix A suffix I. ठीक है, जैसे अगर सपोज कीजिए कि मैं अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए A1 और इस सेट B को अगर मैं थोड़ी देर के लिए A2 सपोज कर लूं, तो यहां पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमने एक कनेक्शन किया है AI such that I belongs to 1 2. सही है? क्यों? क्योंकि small I can be 1, small I can be 2. If small I is 1, then we will get A1. This is A1. If small I is 2, then we will get A2. This is A2. ठीक है, यहां पर सेट ऑफ इंडिसेस या इंडेक्सिंग सेट का सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसी का मान आई. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है सब लोगों को सोचने के लिए कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की, तो अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट A1 और A2 का करते हैं, A1 क्रॉस A2, इस तरह से कर सकते हैं. लिख लिए, चलिए लिस्टिंग कर ली. या सेट अगर सारे नहीं लिखना चाहते तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो हमने A1 क्रॉस A2 तो बड़ी आसानी से लिख लिया, बहुत खुश हो गए. अगर मान लीजिए 3 सेट्स हो जाए A1 A2 A3, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस कैपिटल आई के साइज को बढ़ाना है और अगर वहां पर भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ये एक फैमिली ऑफ सेट्स है. दिस इज अ फैमिली ऑफ सेट्स. जब कोई ऐसा सेट होता है जिस सेट के अंदर भी सेट होते हैं, समझ में आ गई, मतलब सेट ऑफ सेट्स, तो उसको आप फैमिली ऑफ सेट्स कह सकते हैं या क्लास ऑफ सेट्स भी कहते हैं. जैसे पावर सेट आप देखते हैं, तो पावर सेट आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट. तो पावर सेट को आप कह सकते हो इट इज अ क्लास ऑफ सेट्स, क्योंकि पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेट होते हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ, मतलब वहां पर सेट्स को एलिमेंट के तौर पे लिखा जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ वो इट्स अ क्लास ऑफ सेट्स, पावर सेट. ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट, इस सिंबल को स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, स्क्रिप्ट F. तो स्क्रिप्ट F इज इक्वल टू AI such that I belongs to 1 2 3. इस 1 2 3 को अगर मैं हटा के क्या लिखूं, कैपिटल I लिखूं और ऊपर मेंशन कर दूं कि कैपिटल I इज 1 2 3, चलेगा? बात तो वही. ठीक है, अगर यहाँ पर हम कहें कि इस राउंडेड स्क्रिप्ट F फैमिली का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स कैपिटल पाई AI I belongs to इसको हटा. कैपिटल पाई AI
प्रोडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली स्ट्रिप है, ठीक है। और ये है आर्बिट्रेरी करेक्शन ऑफ सेट्स। आर्बिट्रेरी कब बन जाएगा? मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट है कैपिटल आई, जो हम सेट आई ले रहे हैं। अगर आई में आप आई और कुछ भी ले सकते हो, यही तो यही तो कह रहे हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो कैपिटल आई जो आप देखो ये आर्बिट्रेरी है। दिस कैपिटल आई कैन बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस कैपिटल आई कैन बी सेट ऑफ स्टार्स, कुछ भी कैपिटल आई कुछ भी ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो कैपिटल आई को अगर आपने आर, चलो एक आसान सी बात करते हैं, सपोज कि कैपिटल आई को आपने आर ले लिया, दिस आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। और तब कोई आपसे कहे चलो बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? चलो अगर आई पूरा आर हो जाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे बताइए? अच्छा चलो अगर ये आई 1 2 3 हो जाएगा, छोटा एग्जांपल, कैपिटल आई इज ओनली 3 एलिमेंट्स, इन आई वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स 1 2 3, तो वहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे? a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3, वेरी गुड। और उसमें इस तरह से a1, a2, a3 where a1 belongs to capital A1, a2 belongs to capital A2, a3 belongs to capital A3। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 1 2 3 ना लेकर के कैपिटल आई को पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, आप बताइए क्या करेंगे? आप डिफाइन करते हैं मुश्किल। इसको कहते हैं थ्री टपल्स। दीस आर कॉल्ड थ्री टपल्स। लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि इट्स अ वेक्टर स्पेस r पावर n, है ना? तो ऐसे ही थ्री टपल्स का जनरलाइज करते हैं n टपल्स पे चले जाते हैं। मतलब n टपल्स का मतलब a1, a2, a3 डॉट डॉट एंड उसका an पे हो जाएगा, दैट विल बी n टपल। यहां पर तो अगर r आपने ले लिया, अगर पूरा r ले लिया तो टपल कितना लंबा होगा? कहां पे जाएगा? वो लिख ही नहीं पाएंगे ना उसको, वो टपल की तो लेंथ डिफाइन होगी। बात समझ आ गई? उसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कितने साइज के टपल। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सेट्स का अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है? क्या हम लोग सीख भी चुके हैं। चॉइस फंक्शन हम लोग एग्जाम ऑफ चॉइस या चॉइस फंक्शन हम लोग आप लोग का ऑलरेडी टोपोलॉजी में पढ़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है मिस कर रहा हूं, तो जब रिवाइज करेंगे अभी देखेंगे लोग, तो वहां से लोग कनेक्शन बैठाएंगे कि हाँ चॉइस फंक्शंस की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी फैमिली। क्लियर? ठीक है, फिर देखते हैं और क्या हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ दीस आर्बिट्रेरी क्लासेस ऑफ सेट्स। तो बहुत आसान है, अगर आपको इसका इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम लोग को लिखना आना चाहिए, जैसे आप लोग तो कर चुके हैं। जैसे मैं देखता हूँ ग्रेजुएशन में 4 है लेकिन वो लिख नहीं पा रहे, तो हम लोग को जैसे मैथमेटिक्स को लिखना, प्रॉपर सिंबल्स कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ देयर एक्सिस्टिंग यूज करना है, कहाँ फॉर एवरी यूज करना है, ठीक है ना? वो सब चीजें हम लोग को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में लिखेंगे वहां पर भी आप लोगों को ये समझ, क्योंकि मैथमेटिक्स की राइटिंग भी एक स्किल है ना, वो जस्ट वो तो नहीं कि बस प्लेन इंग्लिश लिखते चले गए एक स्टैंडर्ड है। जो इंडेक्स लेंगे तो नेचुरल नंबर लेते हैं, जो r लेंगे तो r तो रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, सब कुछ। तो हम ये a1 a2 a3 जो ले रहे हैं इसको लिखेंगे कैसे? तो हम r के लिए लिख नहीं पाएंगे। इसको कहना चाहते हैं एक काम करते हैं अभी, हाँ सुनिए, एक काम करते हैं आप प्लीज सिट। जब ये रिकॉर्डिंग रुकते हैं तो आप लोग थोड़ी देर 15 मिनट का समय देते हैं म्यूचुअल डिस्कशन के लिए, है ना? क्योंकि अभी ये टाइम बड़ा जरूरी है निकलना है। आप लेकिन पॉइंट्स आप लोग डाउट्स नोट किए रहिएगा, ठीक है? जैसे हम लोग ओवर करेंगे तुरंत मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? चलिए, तो क्या बात हम लोग करते हैं? यस, हाँ, तो अगर आपको कोई इंटरसेक्शन करना है आर्बिट्रेरी फैमिली का तो कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? इंटरसेक्शन ये आई बिलोंग्स टू आई, कैसे डिफाइन करेंगे? x that x belongs to ai for every I belong to I, ठीक है? ठीक। और अगर आपको यूनियन ऑफ दिस फैमिली डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? x such that x belongs to ai for any
for some For some. for some next come to ai for some I belongs to yes या for at least one small I belonging to capital ठीक है तो किसी न किसी एक इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट में अगर हमारा एलिमेंट है तो वो यूनियन में होगा और अगर वो सब में है तो वो इंटरसेक्शन होगा बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत सिंपल बात लेकिन चलिए ये टर्म्स हम लोग को समझ में आनी चाहिए इसलिए मैंने इसको बस शुरुआत में बस लिख दिया है चलिए ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना आसान होगा नहीं इतना आसान नहीं जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान नहीं ठीक ये इस स्लाइड में कुछ खास बात नहीं है आप लोग ये मतलब देखिए अभी तो उसमें अलजेब्रिक नंबर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स तरह की चीजें और भी डाली जा सकती थी लेकिन मेरा मकसद ये था कि बस एक सिंपल सा आप लोगों को पता हो कि हाँ ये होता है मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बहुत सारे गॉसियन इंटीजर्स फलाना बहुत सारी चीजें हैं ठीक है ना वो हम लोग एक फील्ड में रिसर्च करते जाएंगे तो निकलता ही जाएगा लेकिन मैंने बहुत ही आसान सा एक इजी सा रखा है यहाँ पे पास तो क्या है आर देन rational irrational then irrational numbers we have set of integers and non integers को चलो अलग कर देते हैं fractions को अलग कर देते हैं फिर integers में set of negative integers this 0 and then set of positive integers which is n but denoted by symbol n ठीक है ये चाहिए पता set of integers को z ये z सिंबल का क्या मतलब होता है कहां से आया z हां zehlen गुड Z-A-H-L-E-N वेरी नाइस ज़ेहलन ठीक है तो इस क्लास इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाकी आप लोगों को शायद वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं बाद में है ना तो आप लोग आराम से कर लिखना होगा वो सीख सकते हैं तो इससे बहुत बड़ी चीज ठीक है अब जो हम लोग का ये प्रीरिक्विजिट्स अभी कंटिन्यूड है मतलब पुरानी जो चीजें हम लोगों को रिकॉल करनी है वो रिलेशंस एंड देयर टाइप्स रिलेशन क्या होता है अगर आप सबसे पहले तो आप कोई सेट लेंगे कम से कम एक सेट लेंगे दो ले लें बहुत बढ़िया एक सेट लेंगे तो उसकी दो कॉपीज लेंगे मतलब उस दो बार उसको मेंशन करेंगे एज डोमेन एंड एज कोडोमेन ठीक है दो सेट ले लेते हैं चलिए सो ए और बी दो सेट्स वी हैव टू सेट्स ए एंड बी नॉन एम्प्टी हम कह सकते हैं नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा वो हमारा नल रिलेशन बनेगा वहां पे खैर कोई बात नहीं तो हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेंगे नॉट इक्वल टू फाइव नॉट ठीक है यहां पर अगर हम कहें कि व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी व्हाट इज अ रिलेशन एक रिलेशन क्या है तो रिलेशन एंड देयर टाइप्स व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इस रिलेशन का क्या मतलब set of all orders हाँ और चीज अगर हम डिफाइन करें एक बड़ा आसान सी डेफिनेशन है बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है set of all ordered pairs सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स नहीं वो तो पावर शिफ्ट रिलेशन होगा नहीं वो नहीं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ना कहकर अगर उसी को थोड़ा और सही कर देते तो और मजा आ जाता हाउ विल बी डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी काफी हद तक सही जा रहा है ठीक है अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब रिलेशन को भी हम लोग सेट के तौर पे देख रहे हैं और जब रिलेशन को सेट के तौर पे समझेंगे तो फंक्शन तो आसानी से समझ में आ जाएगा फंक्शन भी सेट के फॉर्म में देखेंगे क्योंकि हम आप लोग एग्री करते हैं इस बात रिलेशंस और फंक्शंस काफी मिलती जुलती चीजें हैं सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं मैंने सही बोला सारे रिलेशंस फंक्शन होते हैं अरे गलत बोला सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं all relations need not be functions but all functions are relations बहुत ही बेसिक बहुत ही एलिमेंट्री चीजें हैं तो a subset of A cross B is a relation अगर आप कैपिटल A को कैपिटल B को डिफाइन कर देते हैं
ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक रिलेशन लिया, रिलेशन मैंने लिया A R B, A रिलेटेड टू B, A से B मिलेगा, कैपिटल A से कैपिटल B, इफ नॉट A लेस देन B, ठीक है। तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से कि कौन कौन से एलिमेंट्स किससे रिलेटेड होंगे, बताइए। 1 is related to 1 is related to 3 4 then no 2 to 3 to 4 then 3 to 4, ठीक है। यानी 3 2 5 और 6, यहाँ पर 6 मतलब हम कह सकते हैं कि 6 तरह के रिलेशंस आपस में बन रहे हैं, ठीक। अगर हम उनको ऐसे लिखें 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 and then 3, तो ये आपको क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स। और ये ऑर्डर पेयर्स किसके एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, क्या मैंने A क्रॉस B के सारे एलिमेंट ले लिए हैं, नहीं। अरे इसमें तो हमारे 9 ऑर्डर पेयर आने चाहिए थे, मैंने 9 के 9 तो नहीं लिए ना, उसी में से कुछ लिए, ठीक है। तो अ रिलेशन फ्रॉम A to B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। 5 भी तो सबसेट होता है, नहीं होता, 5 तो सबका सबसेट होता है ना। तो अगर 5 भी सबसेट होता है A क्रॉस B का, तब तो आप लोगों को यहाँ पर एक रिलेशन मिलना चाहिए था 5 नल रिलेशन। बताओ नल रिलेशन कोई एग्जांपल, बहुत आसान है, ये सकता है A greater than B plus 6 कर दो, ऐसे मिल गया, आसान सा लीजिए, तो इसमें कुछ सोचना मत, दिमाग में चलाना पड़ेगा। A greater than B plus 6 चलो, B में B आ गया इसके एलिमेंट, तो 2 ले लो, 2 plus 6 ना 8 से बड़ा कोई नहीं, 9 से बड़ा कोई नहीं, जब 8 से बड़ा कोई नहीं है तो 9 और 10 से बड़ा क्या होगा। तो यहाँ पर कोई भी स्मॉल a एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसमें एक भी ऑर्डर पेयर फिट नहीं बैठ रहा। ये रिलेशन हो गया नल रिलेशन, दिस इज नल रिलेशन, यू विल गेट नो रिलेशन, मतलब नो एलिमेंट रिलेटेड फ्रॉम A to B। तो ये हो गया 5, इस तरह से 5 एक रिलेशन है। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A to, ठीक है, ठीक। चलिए अभी तो इतना सारा टाइम मिलेगा, पॉइंट समझने लगेगा तो बहुत देर हो जाएगी। आप लोग भी थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट क्लास तो होगी शायद, क्लास मतलब डिस्कशन शायद डे आफ्टर टुमारो, है ना, परसों है ना। तो आप लोग थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा देखे रहिएगा, तो और स्पीड में हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें देखने को। चलिए अब रिलेशन में उनके टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, जितने उनके नाम है, asymmetric, antisymmetric, equivalence relation in classes, partial order relation। partial order relation को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि partial order relation हम लोग जानेंगे पोसेट, POSET आपकी हेडिंग में भी था। तो अगर पोसेट्स हम लोग अच्छे से समझेंगे तभी हम लोग ये, मतलब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो टोपोलॉजी कोर्स में, बार-बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर टोपोलॉजी का घर पे जाकर एक बार देखेंगे ना, सब रिकॉल होने लगता है, ठीक है। चलिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी एलिमेंट रिलेटेड। अच्छा हाँ, ये जो मैंने जितनी भी यहाँ पे हेडिंग्स ली हैं, ये सब मैं ले रहा हूँ फ्रॉम सेम सेट टू सेम सेट, लाइक A और B दोनों क्या कर दिए, सेम कर दिए। मतलब अब मैंने बात की है A क्रॉस A, क्या कैसे कहें, रिलेशन फ्रॉम A to A। नाउ आई एम कंसर्न्ड विद रिलेशंस फ्रॉम A to A, यानी सबसेट्स ऑफ वही A क्रॉस A, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होगा, जैसे सपोज कीजिए कि कैपिटल A में आपने 1 2 3 तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। दीज आर कंपल्सरी, दीज आर मस्ट। इसके अलावा चाहे जितने ऑर्डर पेयर्स और हो, लेकिन ये तीनों होने मस्ट है, 1 1 2 2 and 3 3, ठीक है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, क्या डोमेन दोनों सेम है, A और A दोनों सेम है डोमेन को डोमेन, एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। उसके अलावा बाकी चाहे जितना कुछ आप शामिल कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? हाँ, ए आर बी implies बी आर। पहले ट्रांजिटिव, फिर इन दोनों की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन ए आर बी अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन सभी से रहता है, बहुत मतलब देखिए वही मैं कह रहा हूँ, रियल एनालिसिस उनको पढ़ना सिखा देता है। अगर हमने रियल एनालिसिस अच्छे से पढ़ा है तो हम कोई भी कैसी भी टफेस्ट बुक होगी उसको भी हम पढ़ के समझ सकते हैं, इतनी एबिलिटी तो आ जाती है हमारे। ठीक है, तो अगर जैसे ए आर बी और बी आर सी इंप्लाइज ए आर बी, बस इतनी सी बात है, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ए ने बी को दिया कोविड, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो अगर वो ए से सी में पहुंच ही गया एक तरीके से, ठीक है, मार्क्स ऊपर कर लो। तो ए आर बी बी आर सी इंप्लाइज ए आर सी। चलिए क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ए इज 1 2 3, ए इज 1 2 3। तो मैंने यहाँ एक रिलेशन लिखा 1 1 2 3 3 2। यहाँ कुछ सवाल है, चलो इसको हटा फिर बहुत इजी। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव, इज इट रिफ्लेक्सिव? नहीं है। कहां से बोला है? 2 is not related to 2, 3 is not related to 3, रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल 1 ही 1 से रिलेटेड, सभी होने चाहिए। ठीक है ना? तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इज दिस सिमेट्रिक? क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है भाई। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? 2 रिलेटेड टू 3, it gives you 3 related to 2 also नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? इसके नीचे void condition है। बहुत कम सा टाइम ले, बस जल्दी से। void condition नहीं, मुझे बस ये बताना है कि नहीं है? हो जाएगा, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? हो जाएगा, इसको चेक करने नहीं, हो जाएगा नहीं, मैथमेटिक्स में है या नहीं है? है, आप बताइए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बताइए, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? Why is it not transitive? पहले समझ लेते ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो मान लें कि ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? अच्छा, अब देखिए बहुत बढ़िया सा पॉइंट था कि इफ ए आर बी मतलब ए बी हो तो बी सी होना चाहिए और फिर ए सी होना चाहिए, है ना? अच्छा, तो क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ए बी हो तो बी सी होना चाहिए? कहाँ लिखा? नहीं लिखा। लिखा तो ये कि ये होना चाहिए, लेकिन ये कब होना चाहिए? ये तब होना चाहिए जब ये दोनों हो जाए। भाई लेफ्ट हैंड, ये इसको कहते हैं इम्प्लाइज, जानते हैं ना? इम्प्लाइज मतलब अगर ये दोनों हो रहे हैं तो ये होना चाहिए। बात समझ आ गई? मतलब जैसे कि मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ जाऊंगा तो ये करूंगा, ठीक है, और मैंने वो काम नहीं किया और मैं वहां गया, तब तो बात गलत है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं वहां गया ही नहीं, मैं वहां जब पहुंच ही नहीं पाया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो काम करूंगा जो मैंने कहा? बात समझ आ रही है? कुछ वैसा ही है यहाँ कि अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का आगे किसी सी से हो, तो इट मस्ट इम्प्लाई दैट ए का रिलेशन सी से होगा। यहाँ पर आपका 1 का रिलेशन 1 से है, बट 1 का 1 से है। ले लो भाई, 1 1 1 1, यहाँ में 1 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर इसकी बात करो, 2 का रिलेशन किससे है? 3 से, लेकिन 3 का रिलेशन किसी से नहीं है। तो जब आप यही नहीं टेस्ट कर पा रहे तो आप इसको रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? ये तो बात समझ में आ गई। मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया, आप कैसे करेंगे? तो फूल तोड़ के लाना था। अरे जब वहां पहुंचे ही नहीं, कहां से तोड़ के ले आता? बात तो ये हुई थी ना कि वहां पहुंचूंगा तो लेके जरूर आऊंगा। ठीक है? यस, तो दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अब बात करते हैं एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक। देखिए अच्छे से समझिएगा, समझना क्या है पहले से जानते हैं, बट थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान आ जाएगा। ये देखिए asymmetric, this is asymmetric. What is asymmetric relation? If
if A is related to B implies that B is not related to A. अगर A का रिलेशन B से है तो इसका अर्थ यह निकलना चाहिए कि B is not related to A. तो हम कहते हैं वो रिलेशन क्या है? एसिमेट्रिक. ठीक, एक एग्जांपल देते हैं, जरा जल्दी से बता दीजिएगा. 1 1 2 3 सिंपल. और बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं? एसिमेट्रिक है कि नहीं? जो लोग कह रहे हैं नहीं है, क्यों नहीं है? यस. अच्छा, देखने वाले को कोई 2 3 बहुत नजर आया होगा, 50 बार देखा होगा, है ना? बुराइयां दिखती हैं लोगों के अंदर, अच्छाइयां और दिखती हैं. 2 3 दिख गया और 2 3 से आपने सोचा कि देखो भाई 2 3 इसमें है और 3 2 नहीं है, हो गया एसिमेट्रिक? नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू लुक एट ऑल द पेयर्स. 1 1 1 1 को देखिए, 1 1 मतलब 1 R 1. तो 1 R 1 का मतलब होना चाहिए था, हाँ, इसका मतलब तो ये होना चाहिए था. तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप बात करेंगे एसिमेट्रिक की तो उसको आपको ये आपको हटाने पड़ेंगे जो आइडेंटिटी पेयर्स होते हैं 1 1 2 2 3 जो रिफ्लेक्सिव बनाने में मदद करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा. बात समझ में आ गई? ठीक है. अब बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक की और फिर देखते हैं क्या डिफरेंस है. एंटीसिमेट्रिक में A R B, B R A implies that A is equal to B. मतलब अगर A का रिलेशन B से हो और B का रिलेशन A से हो तो इसका मतलब ये निकल के आना चाहिए कि A और B इक्वल है. ठीक है, चलिए जरा सा इसको फिर से गिन लेते हैं. नया एग्जांपल वही ले लेते हैं 1 1 2 3. चलिए फिर से जरा सा सोच लेते हैं और ये देखते हैं क्या ये इस बार हमारा रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है क्या? एंटीसिमेट्रिक है क्या? एंटीसिमेट्रिक ये वाला. लेकिन एसिमेट्रिक तो नहीं था. एंटीसिमेट्रिक है क्या? नहीं है. अच्छा चलो एंटीसिमेट्रिक क्यों नहीं है? एंटीसिमेट्रिक है. एंटीसिमेट्रिक में ये नहीं कहा गया है कि A और B बराबर नहीं हो सकते हैं. 1 1 हो सकता है, 2 2 भी आ सकता है और 3 3 भी आ सकता है. बात समझ आ गई? लेकिन क्या नहीं आ सकता? फिर ये नहीं आ सकता. अगर आपने 2 3 के साथ में 3 2 डाल दिया तो आप देखिए आपने कह दिया 2 3 भी है और 3 R 2 भी है, तब तो A और B इक्वल हो जाने चाहिए थे. अब ये 2 और 3 तो सेम हो जाने चाहिए. समझ आया? लेकिन ये 2 और 3 सेम नहीं है, दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं. अगर सेम होते, अगर 2 और 3 सेम होते तो मेरा 3 अलग अलग एलिमेंट्स दिखता ही नहीं. यही कार्डिनलिटी 3 है. तो समझ में आती बात? तो इसलिए अगर ये तो आप नहीं डाल सकते, इसको हटा दो. ये आपका ठीक है एंटीसिमेट्रिक. यानी एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में एक बहुत जो खास बात समझ में आई कि आइडेंटिटी पेयर्स 1 1 2 2 3 3 वो सब आपको हटाने पड़ते हैं एसिमेट्रिक, है ना? एंटीसिमेट्रिक में अलाउड है. बस समझ में आ गई? ठीक. अब बात करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ये इक्विवेलेंस क्लासेस, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर, केवल पार्शियल ऑर्डर नहीं कहते. पार्शियल ऑर्डर का मतलब होता है एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और अच्छा चलो एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल. कोई ऐसा रिलेशन हो जो रिफ्लेक्सिव हो और एसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो? ऐसा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है. इसलिए वो कोई प्रॉपर टर्म ही नहीं रहे, वो इनवैलिड टर्म है. भाई एसिमेट्रिक में तो आपसे कहा था आइडेंटिटी पेयर्स को दूर हटाओ, और रिफ्लेक्सिव में कह रहे हैं जितने आइडेंटिटी पेयर्स सबको लाओ सबको लाओ सबको लाओ. बात समझ आ रही है? ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो हम कहते हैं वो जो रिलेशन है उस रिलेशन को कहते हैं पार्शियल ऑर्डर या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है. और अगर यहाँ एंटी वाला शब्द हटा दें,
एंटी को हटा दूं, मतलब ये ले लें, सिमेट्रिक ले लें, और क्या ले लें, और ट्रांसमिट ले लें। ये जो है यस इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ? A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation, and a relation which is reflexive, antisymmetric and transitive is called partial order. ठीक है? अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं तो वो सेट का पार्टीशन हो जाता है। याद आ रहा है? चलिए आज आपको जब आपको शाम को भी मतलब रात में फ्री टाइम मिलेगा, आप एक बार इसको देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? करेंगे ना? ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एंड क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है इसको हल्का सा जाकर के देखिएगा। 12th में ही ये टॉपिक आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ईयर वगैरह में रेसिड्यू क्लासेस पढ़ी होंगी, तो रेसिड्यू क्लासेस पढ़ते हैं वो भी एक तरह की इक्विवेलेंस क्लासेस ही होगी, ठीक है? चलिए तो उसको देखिएगा, उसके बारे में बहुत डिटेल बात नहीं करनी, मुझे कोसेट या पार्शियल ऑर्डर से ज्यादा मतलब, ठीक। तो पार्शियल ऑर्डर का कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना? पार्शियल ऑर्डर जिसकी मैंने बात की, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, 11th 12th से शुरू हुआ पार्शियल ऑर्डर। चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं और इसके साथ में डिवाइड्स a डिवाइड्स b, मतलब यहां पर a और b, a डिवाइड्स b, ठीक है? चलिए तो एग्जांपल दीजिए जल्दी से। 2 और 4 या 2, 4 या 2 डिवाइड्स 4, कुछ भी है कि नहीं, है ना? ठीक है। और 4 और 2, 4 और 2 लिख सकते नहीं? 4 डिवाइड्स 2 नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ कुछ बातें तो हो रही है एंटी सिमेट्री वाली, भाई एंटी सिमेट्री की बात होती है। क्या ऐसा हो सकता है कभी a b को डिवाइड करते हो और b a को डिवाइड करते हो? हाँ, दोनों इक्वल हो, अरे दोनों इक्वल हो तभी होता है। तो यानी a r b b r a implies a is equal to b, ये बात इसमें कही थी एंटीसिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है। ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव बिकॉज़ 1 r 1 2 r 2 3 r 3 4 r 4 5 r 5 एंड सो ऑन, ठीक है? ट्रांजिटिव है, जानते हो a b को डिवाइड करता है कंप्लीटली, b c को करता है कंप्लीटली, तो a c को करेगा ही करेगा, ठीक है? तो ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं, एंटीसिमेट्रिक, क्लियर? पार्शियल ऑर्डर, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये वही लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये इससे लेस है, छोटा है, बाईं तरफ है रियल लाइन पे, ठीक है? तो बताइए, तो देखिए इसमें कौन कौन होंगे? 4r 5, सही है? सही है, 4 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 5r 4 नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि a लेस देन इक्वल टू b हो जाए और b लेस देन इक्वल टू a हो जाए? हाँ, तब तो दोनों इक्वल हो जाए, यही बात एंटीसिमेट्री में कही गई है, ठीक है? और अगर a b से लेस देन इक्वल टू होगा और b c से लेस देन इक्वल टू होगा तो a c से भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना? ट्रांजिटिव। क्या हर एक एलिमेंट खुद से लेस देन इक्वल टू होता है? अच्छा, लेस देन इक्वल टू का मतलब हम क्या समझते हैं? इस सिंबल का क्या मतलब होता है? या तो लेस या तो इक्वल, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों उलझ जाते हैं। लेस देन इक्वल टू पे अगर सब कुछ लेस ही लेस हो रहा होता है, जैसे अपर बाउंड में वो तमाम डेफिनेशंस आती हैं सुप्रीम वगैरह की, तो वहां ढूंढने लगते सब कहीं पर इक्वल तो हुआ नहीं, तो क्यों लिख दिया लेस देन इक्वल टू, मान लिया सब लेस ही लेस हो रहा। तो मेन बात ये यहाँ और है, ओ आर और, लेस देन और इक्वल टू। तो हम कहते हैं ना कि p और q, तो अगर p और q में से कोई एक भी चीज हो रही है तो हम लोग मान लेते हैं कि p और q इज ट्रू, ठीक है? कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, वो दो टर्म्स पढ़ाए जाते हैं लॉजिक्स में, ठीक? चलिए तो ये भी एक पार्शियल ऑर्डर है, एग्री करते हैं सब लोग? समझ में आ गया सबको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या इस एग्जांपल में
ये पार्शियल ऑर्डर है n पर, ये भी एक पार्शियल ऑर्डर है n पर। पहली बात तो ये समझ में आई कि a set can be ordered in many ways, right or wrong? A set can be ordered in many, बहुत सारे तरीकों से हम उसमें, ठीक है, मतलब हम क्या करें, हम रिलेशन को बदलते चले जाएं। क्या यहाँ आसानी के लिए एक एग्जांपल है, दोनों में डोमेन क्या है, दोनों में सेट क्या है, सेम ही तो है। तो एक सेट के साथ में हम एक पार्शियल ऑर्डर ले सकते हैं, या उसी सेट के साथ में दूसरा पार्शियल ऑर्डर ले सकते हैं। क्या ये भी पार्शियल ऑर्डर है? ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है? सोच के बताइए जल्दी से, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये भी पार्शियल ऑर्डर है? बहुत आसान। यस, ये भी पार्शियल ऑर्डर है। हाँ? 5 related to 3 and 3 related to 1, बट कन्वर्स नहीं सही हो रहा है। हाँ, अगर खुद सेम टू सेम ले लेंगे तो हो जाएगा, मतलब 5 रिलेशन इक्वल टू 5 सही है। मतलब यहाँ पर A का रिलेशन B से हो और B का रिलेशन A से तभी होगा जब A और B दोनों क्या हो, सेम हो। बाकी रिफ्लेक्सिव भी है, ये भी पार्शियल। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक सेट के ऊपर बहुत सारे पार्शियल ऑर्डर हम ले सकते हैं ना, बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर? एक सेट के ऊपर बहुत सारे पार्शियल ऑर्डर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी हम एक सेट लेते हैं और उसके ऊपर एक पार्शियल ऑर्डर लेते हैं, तो जो उसका पेयर होता है, उसका पेयर, इसको कहते हैं कोसेट, P-O-S-E-T, कोसेट। कोसेट इज अ सेट विद अ पार्शियल ऑर्डर, अ सेट विद अ पार्शियल ऑर्डर इज अ कोसेट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये भी कोसेट है, ये भी कोसेट है और ये भी कोसेट है। ठीक, अब एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, पहले वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला। तो इस वाले एग्जांपल में क्या ऐसा हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं इस एग्जांपल में। मतलब अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी दो, तो उनमें ये रिलेशन होता ही होगा। क्या ये बात सही है कि गलत है? गलत है। जैसे 4 और 6 में नहीं होगा, 4 और 6 में नहीं होगा। देखिए, ना तो 4 6 को हो सकता है डिवाइड, ना तो 6, मतलब दोनों तरफ से कुछ भी करके देख लो, ना तो 4 रिलेटेड टू B हो रहा है, 6 हो रहा है, ना तो 6 रिलेटेड टू 4 हो रहा है। समझ में आ रहा है? जरा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर 4 और 6 ले ले तो इसमें हो जाएगा। अरे अगर दो नंबर लेंगे तो कोई ना कोई तो छोटा होगा ही बड़े दूसरे वाले से, और नहीं तो बराबर भी हो सकता है। अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, ये बन गया टोटल ऑर्डर। बात को समझिएगा, मतलब पार्शियल, तो पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल मतलब कहीं कहीं ऑर्डर, टोटल ऑर्डर, हर जगह ऑर्डर। मतलब पार्शियल का मतलब हुआ कि कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते थे, लेकिन जब वो बन गया टोटल ऑर्डर, उसका मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स में रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये टोटली ऑर्डर्ड है? ये पहला एग्जांपल क्या टोटली ऑर्डर्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये देखो ना, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई दो नंबर ले लिए तो रिलेशन होएगा ही होएगा। जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। 4 और 6 में नहीं हो रहा, ना 4 से 6 हो रहा है, ना 6 से 4 हो रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हो रहा है। यहाँ पर आप कोई भी दो नंबर लेंगे, 4 और 6 ले लीजिए, 4 लेस देन इक्वल टू 6। तो इस तरह के जो कोसेट है ये कहलाते हैं टोटली ऑर्डर, और ये क्या है? पार्शियल कोसेट इसको भी कहा जाता है। बात को समझिएगा, ये नहीं कि हम कोसेट नहीं लेंगे, कोसेट तो एक बड़ा टर्म है। उस कोसेट के अंदर हम लोग देखते हैं कि टोटली ऑर्डर हो रहा है कि नहीं। अब समझ में आ गया? तो और ऑफ देम आर, ये सारे क्या हैं? ये वाला छोटा है नहीं, जो रिलेशन मेंशन है ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है और ये अलग एग्जांपल है। तो जिस रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अभी किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? लेस देन इक्वल टू रिलेशन की बात कर रहे हैं ना। तो क्या होगा कि जैसे आपने दो नंबर ले लिए, ए और बी ले लिए, ठीक है ना, आपने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, तो या तो ए रिलेटेड टू बी हो जाए या मतलब चाहे ए, अब समझ में आ गया? 4 लेस देन इक्वल टू, अगर मान लो 6 और 4 लिए होते तो 6 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होगा,
लेकिन 4 पर लेस इक्वल टू 6 को मतलब इधर से ना हो तो उधर से हो जाए। रिलेशन होना चाहिए चाहे इधर से उधर हो चाहे उधर से, ठीक है, उसको कहते हैं टोटली ऑर्डर। अगर हर पेयर रिलेटेड है, कोई भी दो एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो मैंने काफी सारे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन बहुत आसान सी बात है। जैसे अगर सपोज करें एक रिलेशन है R 1 1, चलो वही एग्जांपल लेते हैं 2 3, तो इसका इनवर्स क्या होगा? यस 1 1 3 2। जितने ऑर्डर पेयर उसमें दिख रहे हैं सबको आप पलट दीजिए, बस हो गया इनवर्स ऑफ रिलेशन। क्लियर? So this is inverse of a relation. Functions. All functions are relations या all relations are functions. तो देखिए ऐसा है, functions, अच्छा क्या रिलेशन सेट्स होते हैं? जल्दी से बताना आप, जल्दी। क्या रिलेशंस एक तरह के सेट होते हैं? यस, और क्या तो सबसेट ऑफ एक होती है, सेट ही तो है ना, ठीक, सेट होते हैं। चलिए, all functions are relations. यस, जितने फंक्शन हैं सब किसी न किसी से कोई रिलेशन है, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। आधा सही है, आधा नहीं, ठीक है। अब एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैंने एक सेट लिया A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। मैंने यहां पर एक सेट लिया A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और उसके ऊपर ये रिलेशन लिया ये वाला, ठीक। ये रिलेशन मैंने लिया फ्रॉम A टू A से A, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन हो गया? फंक्शन है ये नहीं। फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज या यूनिक रिलेशन इन द कोडोमेन, है ना। तो यहां पर डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 3। तो यहां पर 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है। 2 का रिलेशन 3 से है, ठीक है। 3 का रिलेशन किससे नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, चलो हम चेंज कर देते हैं इसको। हम मतलब आसानी से मैं A टू A बात करता हूं, डोमेन और कोडोमेन दोनों मैंने सेम ले लिए, बदल के आप अलग भी ले सकते हैं। तो यहां पर इसको चेंज करके मैं कर दिया 3,2 3,3, ठीक है। बताइए क्या ये फंक्शन बन गया? क्या ये फंक्शन बन गया? यस। 1 की इमेज यूनिक रिलेटेड, 1 is uniquely related to 1, 2 is uniquely related to 3, 3 is uniquely related to 3, नो प्रॉब्लम। अरे 2 और 3 दोनों एक ही एलिमेंट से तो रिलेटेड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेन चीज ये है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, मिल रही है क्या? अच्छा, अभी और मैं चेंज कर देता हूं एग्जांपल 3,2, ये देखिए नेक्स्ट 1 1 2 3 3 3 3 2, ये भी है, नहीं है, देखिए 3 is related to 3, 3 is related to 2, मतलब यहाँ पर 3 की दोनों इमेज हो गई, मतलब जैसे ना अरे नहीं इंजेक्टिव सब्जेक्टिव तक तो पहुंचे नहीं, फंक्शन ही नहीं हो पाया, क्योंकि 3 की इमेज 3 भी है और D की इमेज 2 भी है, ये नहीं चलेगा। हाँ, जो हम मैनी वन फंक्शन वो सब देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। ये जो आप बात करती है 2 की इमेज 3 एंड 3 की इमेज भी 3, ये ठीक है, ये दिस इज फंक्शन मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो चलिए एक चीज आप लोग इक्विवेलेंस क्लासेस जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब उसके लिए डिस्कशन के हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब जो इक्विवेलेंस रिलेशन से बंटवारा हो जाता है, सेट का पार्टीशन हो जाता है। दूसरा फंक्शन में मैंने आपको बताया क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक रिलेशन इन द कोडोमेन, दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या क्या? इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 जो 1 1 है वो इंजेक्टिव है, जो ऑन टू है वो सर्जेक्टिव है, और जो 1 1 और 1 2 दोनों है वो बाइजेक्टिव,
तो आप लोग इसको भी एक बार अच्छे से एक बार आज रिकॉल कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स, जिसको मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि हाँ आता ही हम लोग को। तो 1 1 on 2 by subjective, injective, bijective, ठीक। फिर इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्या है 1 1 on 2, वहां पर हम लोग उस फंक्शन को दैट इज इन्वर्टिबल, उसका हम इनवर्स कर सकते हैं और उसका इनवर्स भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो मैंने पहले बताई कि एक रूल है जो कि डोमेन डी को डोमेन कहेंगे और डोमेन के हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज होगी, एफएक्स होगी, ई में होगी, ई कोडोमेन, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ध्यान दीजिएगा। कैन एफ इनवर्स बी बी डिफाइंड इफ एफ इज नॉट बाइजेक्टिव? क्या एफ इनवर्स बी को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, क्या एफ इनवर्स बी को डिफाइन कर सकते हैं अगर एफ बाइजेक्टिव नहीं है तो? हाँ? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये देखिए, अरे f from a to b, इस तरह से हम लोग फंक्शंस दिखाते हैं। हालांकि आप लोगों को मुझे लग रहा है एक तरह से ज्यादा देखा होगा, एज रिलेशन नहीं देखा होगा, ऑर्डर पेयर्स की तरह से नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। देखिए क्या ये क्या ये फंक्शन है? हाँ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मेनी वन है। कैसा फंक्शन है? इनटू है, ऑन टू नहीं है। ये तो क्लियर हो गया होगा। रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज? दिस इज रेंज। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन। क्या कोडोमेन और बड़ा हो सकता है? चलो ये सोचो, जैसे बी कोडोमेन है, क्या बी का सुपरसेट कोडोमेन होगा कि नहीं होगा? बी का कोई भी सुपरसेट ले लो, इवन मैं बोलता हूं रेंज को रखो संभाल के, रेंज रहनी चाहिए, रेंज के अलावा चाहे जितनी चीज दो, चीजें बढ़ानी चाहिए, इनटू होगा और क्या, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर मेरा क्वेश्चन है, ये एफ क्या बाइजेक्टिव है? जल्दी से बताइए, बाइजेक्टिव नहीं है, नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। अगर एफ बाइजेक्टिव नहीं है, इफ एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, क्या एफ इनवर्स बी डिफाइन कर सकते हैं? चलिए, अच्छा क्या एफ इनवर्स फंक्शन होगा? अभी मैंने बताया कि अगर 1 1 और 2 ना हो तो एफ इनवर्स फंक्शन नहीं होता है। मतलब एफ इनवर्स फंक्शन होने के लिए एफ का 1 1 और 2 होना जरूरी है। एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव फॉर एफ इनवर्स टू बी अ फंक्शन, ठीक है। एक बात बताइए, 2, 3 का इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स ऑफ 2, 3 क्या डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं, देखो कैसे। टेक प्री images of these elements. So we have one pre image of 2 which is C, but no pre image of 3 because 3 is not image of anything, है ना? तो बस यही होगा। This is F inverse B, इस तरह से F inverse B को डिफाइन किया जाता है, मतलब सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस। अच्छा चलो ये बताओ, व्हाट विल बी F इनवर्स 3 3 4, ये क्या होगा? 5 होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्लियर हो गया? इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, डिफाइन करते हैं, ठीक है। और F इनवर्स 1 क्या होगा? ये और इंटरेस्टिंग है, हाँ क्या होगा? F इनवर्स 1 सिंगल से 1 का F इनवर्स A कॉमा P। अरे मैंने बोला ना प्री इमेजेस, जितनी प्री इमेजेस है सारी लेनी है आप। समझ में आ गया? क्लियर भाई? ठीक है, चलिए
फंक्शन, बट यस वी कैन डिफाइन f इनवर्स b, मतलब हम f इनवर्स b को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे होगा? इट इज करेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। किसकी प्री इमेज? b के एलिमेंट्स की प्री इमेज ले लो, वही f इनवर्स b होगा। ठीक है, चलिए तो यस कर सकते हैं, उसका आंसर है यस कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये आप लोगों के लिए सोचने के लिए है, बट ये आप लोग जब ये वीडियो को मिल जाएगा ना, इसका वीडियो आज सेम डे अपलोड हो जाता है, बस ठीक है। तो आप इसको सोचिएगा कि क्या ये सब सही है कि नहीं सही है, उसमें आ जाएगी चीजें, हाँ आ जाएगी, क्लियर आ जाएगी। तो इसको सोचिएगा कि हाँ इसमें से क्या क्या सही है, क्या क्या नहीं सही है, इन चारों में से क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है। ठीक, अरे लिखने की जरूरत नहीं, आ जाएगा उसमें। इनके पास तो फोटोग्राफ कर रखिए बढ़िया पर। चलिए इसको देखिए, which of the following is are correct? f of f inverse b is equal to b, f inverse of fa is equal to a, इसमें से कौन सा करेक्ट है? चलो देखो, f of f, चलो यही कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। f of f inverse b, यहाँ इसका करो, f of f inverse of 2 3 पहले क्या करेंगे? अच्छा आपने कंपोजिट पढ़ा है? कंपोजिट ऑफ फंक्शन FOGGOF पढ़ा है? हाँ बस ठीक है, तो वही तो है कंपोजिट, f और f इनवर्स का कंपोजिट। ठीक है, तो क्या होगा? f इनवर्स ऑफ 2 3 क्या होगा? c, और इसका f ऑफ जो आएगा उसका f बनाएंगे। f ऑफ c क्या है? 2। बात समझ में आ रही? आसान सी बात है ना। आपको भी जवाब मिला किसी सवाल का? नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। पहले वाले का मिल गया, f of f इक्वल b is b, मिल गया ना जवाब। सही है गलत है? गलत हो गया, देखिए ना, यहाँ पर जो सेट लिखा था यहाँ पर सेट नहीं आया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आप घर पे क्या सोचेंगे, मतलब बाद में क्या सोचेंगे? आप लोग ये सोचिएगा कि f के ऊपर कौन सी कंडीशन लगा दें ये सही हो जाए। अच्छा इन्होंने बताया कि अगर 1 1 और 2 हो जाए तो ये कंडीशन सही हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 1 और 2 दोनों जरूरी नहीं है। अगर 1 1 और 2 में से कोई एक वाली चीज हो रही होगी तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सोचना है आपको। फिर ऐसे ही ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 1 और 2 में से कोई एक चीज सोचेगा कौन सी हो रही होगी तो ये सही हो जाएगा। ये दोनों गलत, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि चारों गलत। देखो उसको सोचना है। अच्छा अगर 1 1 और 2 फंक्शन हो जाए तो दोनों सही है। अरे दोनों मैंने खुद ही बता दिया ना कि 1 1 और 2 हो जाए तो दोनों सही। ठीक, पोसेट, तो पोसेट की बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे चलो एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक सेट मैंने लिया, एक सेट मैंने लिया x, नॉन एम्प्टी सेट x। आपको ये सोच के बताना है, सोचेंगे ना, px इंटरसेक्शन x क्या होता है? ये px क्या होता है? हाँ पावर सेट ऑफ x क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of x, collection of all subsets of capital X is power set of x। ठीक है, तो ये सोचिए क्या होगा? x हो जाएगा। x ही आता है। नहीं y तो नहीं होगा। चलो ठीक है, आप ये वीडियो मिल ही जाएगा, मैं मान के चल रहा हूं, इसको पॉज कर करके लिखिएगा। ठीक है, और फिर सोचिएगा कि क्या ये सही लिखा है। px मतलब x के सारे सबसेट्स का कलेक्शन, इंटरसेक्शन x, कहीं फाई तो नहीं हो जाएगा। सोचना, दिमाग पे जोर डालेंगे ना। अभी थोड़ा सा हम लोग का मूड चेंज होने वाला है। हम लोग का मूड कैसा होने वाला है? अरे रियल होने वाला है।
दूसरे कौन आ सकती है, दूसरे कौन हो सकती है, कौन हो सकती है, इससे पहले जो एलिमेंट्स हैं वो दिया एक्स जाएगा जो करते आराम से ठंडे दिमाग से चाय वाय पीते हुए। अभी तो आप कब से आए हुए हैं, पिछला लेक्चर किया नहीं, लगातार लेक्चर पे लेक्चर, आराम से घर पे जाएंगे, नहीं इजी वे में बैठे सोचेंगे। चलिए हाँ, तो एक एग्जांपल यहाँ पर और देखो, ठीक है। पहला एग्जांपल कोसेट अभी देख रहे थे ना, कोसेट पार्शियल ऑर्डर और सेट मिला के कोसेट, POSET, P फॉर पार्शियल ओवर ऑर्डर, SET सेट, कोसेट। N is a कोसेट रिलेशन x divides y, वही है x divide y। ये टोटली ऑर्डर नहीं था, याद आ रहा है? हाँ, 4 और 6 में रिलेशन था, तो 4 से 6 में था, ना तो 6 से 4 में था, ठीक है। ये एक और है। अगर मान लें कोई सेट x है, x नॉन एम्प्टी सेट है, उसका पावर सेट बना लीजिए, है ना? तो उसके बहुत सारे सबसेट होंगे, वो सब लिख लीजिए लाइन से, ठीक है। और उसमें ये रिलेशन है a सबसेट b, सबसेट का रिलेशन, जैसे कि अरे तो बड़ी चीज है, x है, मान लो आसानी के लिए मैंने दो ही एलिमेंट लिए हैं a b, और आपने px लिख लिया, क्या क्या लेंगे, y a b और x a b, ठीक है। तो यहां पर मैं वो रिलेशन लगाता हूं, इस रिलेशन को कहते हैं इंक्लूजन, इंक्लूजन रिलेशन, ठीक है। और इसका जो उल्टा एक्सक्लूजन, सुपरसेट वाला, वो भी होता है रिलेशन। देखिए रिलेशन किसके बीच में होता है बताइए, दो एलिमेंट्स के बीच में। रिलेशन किसके बीच में होता है, दो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट के बीच में। तो यहां पर हमने सेट कौन सा लिया, हमने सेट लिया पावर सेट। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके एलिमेंट खुद में सेट है, बात समझ में आई ना? इसके एलिमेंट खुद में एक एक सेट है, कितने एलिमेंट है, 4। वो चारों एलिमेंट का 4 सेट है, y एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये 4 सेट है, ठीक। यहां पर जब रिलेशन होगा तो किसके बीच में होगा, सेट और सेट के बीच में, है ना? सेट और सेट के बीच में सबसेट का रिलेशन, समझ में आया? कौन किससे रिलेटेड है बताइए, y किससे रिलेटेड है, y सबसे रिलेटेड है, a से b, y b से b, y c से b, और y सॉरी y a से, y b से, और y x से। क्या a और b में रिलेशन है, जल्दी से सोच के बताना, a रिलेशन b है क्या, नहीं, चलो कोई बात। क्या b का x से है, यस। क्या x रिलेटेड b है, नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, क्या ये टोटली ऑर्डर्ड है, हाँ टोटली ऑर्डर्ड, ए से बी, यस नहीं है, क्योंकि ना तो a से b में रिलेशन होगा, ना तो b से सिंगल सेट में कोई रिलेशन नहीं होगा, इट्स नॉट टोटली ऑर्डर्ड। बात समझ में आ रही है, दिस इज नॉट टोटल ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़े, अगर कोई घड़ी देखने लगे तो मतलब बोर हो ऐसा तो नहीं है, मजा आ रहा है? चलिए टोटली ऑर्डर्ड सेट मैंने पहले बता दिया था, अब सामने आ गई चीज, एनी टू एलिमेंट्स मस्ट बी कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब रिलेशन होना चाहिए, चाहे इधर से उधर हो या उधर से इधर, मतलब या तो a रिलेटेड b हो रहा हो या तो b रिलेटेड a हो रहा हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। एनी टू एलिमेंट, जैसे 4 और 6 में नहीं हो रहा तो वो टोटली ऑर्डर नहीं था, क्लियर हो गया? यहां मैंने एग्जांपल दिया है, क्या ये टोटली ऑर्डर है, डिवाइड वाले रिलेशन के साथ नहीं है, क्योंकि वही 4 और 6, ठीक है। चलिए चेन, व्हाट इज अ चेन? अभी हम लोग कोसेट के ऊपर थोड़ी ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को लॉन्स लेमा, एक्सियम ऑफ चॉइस, कई सारी चीजें देखनी है ना, तो वो सारी चीजों में हम लोग को कोसेट आना चाहिए, पार्शियल ऑर्डर सेट, और उसकी कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग को समझने हैं। चेन, व्हाट इज अ चेन? In a chain is a totally ordered subset of a coset. A chain is a totally ordered subset of a coset. ठीक, चलो ये बताइए, n सबसे पहला एग्जांपल यही बताया था कोसेट का, तो ये कोसेट तो है ना। चलिए क्या ये टोटली ऑर्डर्ड है क्या? नहीं है, दिस इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड, है ना, ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम
इसके अंदर ये सेट है, कौन सा सेट? 1, 2, 4, 8। क्या ये जो सबसेट लिया है, मतलब पूरा n टोटली ऑर्डर नहीं है, लेकिन क्या ये जो सबसेट लिया है, क्या ये सबसेट हमारा टोटली ऑर्डर है? क्यों? 1 का 2 का रिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। 1 डिवाइड्स 2, 2 का 4 का हो रहा है, 2 डिवाइड्स 4, 2 का 8 का, 4 का 8 का, सब हो रहा है। 8 का 2 से, अरे नहीं हो रहा है, तो ना कहें टोटली ऑर्डर। अरे मैंने बोला ना, या तो A का B से हो जाए या B का A से। अगर 8 रिलेशन 2 नहीं हो रहा है तो 2 रिलेशन 8 कर दो, वो तो हो रहा है ना। हाँ तो ठीक है, तो ये जो एक सबसेट है इसका, क्या ये टोटली ऑर्डर है? 1 to 4 एक टोटली ऑर्डर है। तो इसको क्या कहेंगे? चेन। इज अ चेन ऑफ दिस। क्या और भी चेन बन सकती है? यस, अरे और भी चेन हो सकती है। ये देखो 1, 3, 9, बताओ है कि नहीं चेन? चेन है, मतलब इस रिलेशन के साथ है। क्या ये चेन और बड़ी हो सकती है? कि सबसे बड़ी चेन है? अगर ये और बड़ी हो सकती है तो इसको हम मैक्सिमल चेन का नाम नहीं देंगे। मैक्सिमल चेन वो होती है जिसके अंदर और ज्यादा, जिसको और बड़ा ना किया जा सकता। So this is not maximal chain. ये मैक्सिमल चेन नहीं। क्यों? अरे इसमें कॉमन लगाए 16 लिखो या 32 लिखो और बड़ा 32 और बड़ा हो जाएगा, नहीं है? क्लियर? अच्छा, एक चीज है, नोटेशन है, मैं बताना जल्दी समझता हूं। हम लोग पार्शियल ऑर्डर के लिए एक नोटेशन पार्शियल ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, वो ये है कुछ इस तरह से। अगर ये सिंबल आपको दिखता है तो आप इसको लेस देन इक्वल टू मत पढ़िए, इसको बस पार्शियल ऑर्डर पढ़ सकते, ठीक है ना? मतलब दिस इज जस्ट अ सिंबल। इस सिंबल का मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं, ये पार्शियल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल का उपयोग किया जाता है। जैसे यहां पर हम लोग इस डिवाइड सिंबल की जगह ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, जहां पर समझा देंगे, लिख देंगे कि वेयर this symbol means divides, ठीक है? तो इन जनरल पार्शियल ऑर्डर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ध्यान रहेगा। हाँ, कुछ और छोटी डेफिनेशंस हैं। क्या डेफिनेशंस हैं देखते हैं। Bounded above set and its upper bounds या फिर least upper bound, ठीक है? ठीक, तो देखिए ऐसा है, ये तो आप लोगों ने सुप्रीमम याद आया, लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं, पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो पोसेट के मतलब पोसेट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो आप लोगों ने सुप्रीमम वगैरह पढ़ा है, सुप्रीमम, इंफीमम वगैरह वगैरह, वो सब भी आपने पोसेट के लिए पढ़ा। अगर मैं बोलूं वो सब आपने पोसेट के लिए पढ़ा तो आप लोग सरप्राइज तो नहीं हो रहे? कौन से पोसेट के लिए पढ़ा है पता है आपको? वहां तो सर ने बताया था कि लेट अस कंसीडर पोसेट, नहीं बताया था ना? कौन सा पोसेट था? वो ये वाला पोसेट। अरे आर मामा लेस देन इक्वल टू वाला पोसेट था, ठीक है? वो भी पोसेट ही था, ठीक? तो वो भी पोसेट के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो वो चीजें हमने पढ़ रखी हैं, कुछ वही डेफिनेशन यहाँ भी है, सेम बाउंडेड एबव सेट एंड इट्स अपर बाउंड्स और एलयूवी। अभी तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ, लेकिन आज आप जब जाइएगा तो एक बार सुप्रीमम और इंफीमम और लीस्ट अपर बाउंड, लोअर बाउंड एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो ये चीजें आप जल्दी कनेक्ट करेंगे। क्या होता है देखिए, मान लिया मैंने आपसे कहा था कि ये सिंबल आपके सामने आएगा, ये सिंबल यही सिंबल है, वही है, ठीक है? तो मैंने माना कि मेरे पास एक क्या है, पोसेट है, मतलब x कॉमा और पार्शियल ऑर्डर इज अ पोसेट, ठीक? हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? बाउंडेड एबव सेट और अपर बाउंड्स। फिर मैंने उसमें एक सबसेट लिया, A इज अ सबसेट ऑफ x। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे
था अपर बाउंड, तो हम कहते थे लेट ए सबसेट आर, है ना? तो वो क्योंकि वो आर कॉमा लेस देन इक्वल टू होता था तो हम आर की बात करते हैं, और वो लेस देन इक्वल टू वाला ऑर्डर तो सब जानते हैं। अरे 2 3 से छोटा है बराबर है, सब जानते हैं, उसमें कुछ सोचने की 3 से छोटा है बराबर है, सही गलत? सही है। 3 लेस देन इक्वल टू 3 सही तो है, वो सब जानते हैं। ठीक, तो हमने सपोज किया कि हमारे पास क्या है, फोसेट है x, दिस इज अ फोसेट, और हमने क्या लिख दिया कि a is a subset of x, फिर a is bounded above in x, if and only if there exists some element small x in capital X such that कि कैपिटल ए के सारे फॉर एवरी लिखा है, दिख रहा है क्लियरली, कैपिटल ए के सारे एलिमेंट उस स्मॉल x से लेस देन इक्वल टू का मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं है, पार्शियल ऑर्डर से होता है। मैंने आपको क्या बताया, केवल लेस देन इक्वल टू ही एक पार्शियल ऑर्डर नहीं होता है, और भी तो डिवाइड तो पार्शियल ऑर्डर होता है, ठीक है ना? जो मैं बोल रहा हूं लेस देन इक्वल टू, तो आप तो बात हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 3 सब जानते हैं, लेकिन क्या 2 डिवाइड 3 होता है? नहीं होता है ना, बात समझ में आ रही नहीं? तो यहां पर जो बात की जा रही है वो जनरल बात की जा रही है, ये जनरल डेफिनेशन है। तो वहां पर हमें ना तो डिवाइड की बात करनी है, ना तो लेस देन इक्वल टू की बात करनी है, हमें बात करनी है जनरल एक पार्शियल ऑर्डर एक रिलेशन दे दिया गया है x के साथ में, और a क्या है, x का सबसेट है, तो क्या कहते हैं a is bounded above in x if and only if कैपिटल x में एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल x मिले कि कैपिटल ए के सारे एलिमेंट उससे लेस देन इक्वल टू मतलब उससे रिलेटेड हो, उसके पार्शियल ऑर्डर हो, ठीक है? ठीक, x इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ ए, उस एलिमेंट स्मॉल x को क्या कहते हैं, अपर बाउंड, मतलब कैपिटल ए के सारे एलिमेंट जिस स्मॉल x से लेस देन इक्वल टू हो रहे हैं या मतलब पार्शियल ऑर्डर हो रहे हैं, उस एलिमेंट स्मॉल x को कहा जाता है कि वो कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स का के लिए मतलब एक अपर बाउंड है, कैपिटल ए का अपर बाउंड, ठीक है? और आपने पढ़ रखा है कि जितने अपर बाउंड है सब में जो सबसे छोटा होता है शायद, है ना? सो क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना? तो अगर बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं होंगे जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उसमें जो लीस्ट होगा उसको आप क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन यहां पर लेस देन इक्वल टू तो है नहीं, यहां पर तो जनरल पार्शियल ऑर्डर है ना, तो फिर यहां पर लीस्ट अपर बाउंड कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, एन अपर बाउंड ऑफ ए स्मॉल p, मतलब ये माना p कोई अपर बाउंड है सच दैट स्मॉल p इज, ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, पार्शियल ऑर्डर है ना, p पार्शियली ऑर्डर रिलेटेड टू एवरी अपर बाउंड ऑफ कैपिटल ए, मतलब चलो आसानी से समझने के लिए आप चलो थोड़ी देर इसको आप लेस देन इक्वल टू समझो, ठीक? तो क्या है p लेस देन इक्वल टू एवरी अपर बाउंड ऑफ ए, मतलब क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, भाई p खुद एक अपर बाउंड हो और p कैपिटल ए के सारे अपर बाउंड से छोटा या बराबर हो तो हम p को क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है? लेकिन अब आप आ जाओ जनरल पिक्चर में, तो जनरल पिक्चर में क्या है, जनरल पिक्चर में लेस देन इक्वल टू नहीं चलेगा, पार्शियल ऑर्डर, क्योंकि हम लोग केवल लेस देन इक्वल टू नहीं, हम लोग तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम लोग पार्शियल ऑर्डर मतलब लार्जर पिक्चर देख, ठीक है? देख तो एग्जांपल समझ लेते हैं जल्दी से, तो ज्यादा आसानी से शायद जल्दी समझ में आए, कैश फ्लो ज्यादा जल्दी एग्जांपल से करते हैं। देखिए मैंने एक इस एग्जांपल को समझाने, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने लेस देन इक्वल टू का एग्जांपल जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू को आप ऑलरेडी जान ही हैं। ये एग्जांपल देखिए, कौन सा एग्जांपल है, n डिवाइड्स, ठीक? तो ये जो हमारा n है ये x हो गया, x की जगह पे n आ गया, ये जो पार्शियल ऑर्डर है उसकी जगह पे डिवाइड आ गया, समझ में आ रहा है? फिर हमारा कैपिटल A सबसेट x होता है, तो यहां पर कैपिटल A की जगह पे हमने ले लिया 1 2 3 4, क्या ये 1 2 3 4 n का सबसेट है? हां, अरे है तो जैसे कि ना A सबसेट x, तो A सबसेट n, ये भी ठीक है। अब सवाल है इज क्या 12 आल्सो, तो
sorry 20 यहाँ से 24 is an upper bound of A 24 is an upper bound of A सही है गलत? सही है। कैसे सही है? चलो देखते हैं कैसे सही है। बताओ 1 divide 24 मतलब 1 divided 24 सही गलत? सही। 2 divides 24 3 divides 24 4 divides 24 सही गलत? तो कैपिटल ए के सारे एलिमेंट ये देखो फॉर एवरी मतलब सारे उसके सारे एलिमेंट उसके सारे एलिमेंट जो है कैपिटल ए के वो लेस देन इक्वल डिवाइड पार्शियल ऑर्डर है किसके साथ 24 के साथ। तो 24 क्या बन गया? अपर बाउंड हो गया। बता रहा है क्या और अपर बाउंड हो सकता है? 12 क्या 12 है? यस 12 भी है। 1 here 1 divides 2 divides 3 divides 4 divides क्या 4 क्या 6 भी है? 6 नहीं है। अरे 1 divides 6 2 divides 6 3 divides 6 सही तो है? अरे 4 हाँ 4 नहीं डिवाइड तो 6 इज नॉट अपर बाउंड। बात समझ आ रही है? ठीक है। यहां पर जो 12 है क्या ये लीस्ट अपर बाउंड हो रहा है? सोचो क्या ये लीस्ट अपर बाउंड हो रहा है कैपिटल ए का? लीस्ट अपर बाउंड हो रहा है। इसकी क्यों हो रहा है? इसमें क्यों हो रहा है? इस कैपिटल ए के जितने अपर बाउंड है सब लिख डालो। इस कैपिटल ए के जितने भी अपर बाउंड है सब लिख डालो। आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि 12 ऐसा अपर बाउंड है जो बाकी सारे अपर बाउंड को डिवाइड करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि 12 इसका एलसीएम है। 12 इसका एलसीएम तो करेगा ही करेगा। ठीक है? बात समझ में आ गई? सो 12 इसका क्या हो गया? अच्छा अब सुनो जो आपने पढ़ रखा है रियल एनालिसिस सुप्रीमम इन्फीमम वो वाला तो वहां पर रिलेशन कौन सा होगा? लेस देन इक्वल टू। कौन सा होगा? लेस देन इक्वल टू। कैसे होगा ये समझते हैं। तो वहां पर कहेंगे r लेस देन इक्वल टू कहेंगे ना r लेस देन जो आपने पढ़ रखा है सुप्रीमम इन्फीमम r लेस देन इक्वल टू। बताओ 24 इज अपर बाउंड ऑफ A सही है? सही है बिकॉज़ 1 इज लेस देन इक्वल टू 24 सही है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 24 सही है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 24 वो भी सही है। 4 इज लेस देन इक्वल टू 24 वो भी सही है। क्या 12 भी अपर बाउंड है A का? हाँ वो भी सही। तो क्या 12 लीस्ट अपर बाउंड हो गया A का? नहीं क्योंकि 6 भी हो गया। क्यों? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 6 वो भी सही है। क्योंकि अब हम रिलेशन में बदल दिया ना अब हमने डिवाइड का रिलेशन छोड़ दिया अब हमने कौन सा दूसरा रिलेशन पकड़ लिया कौन सा? लेस देन इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू 6 सही। 1 लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 6 सही। 3 लेस देन इक्वल टू 6 सही। 4 लेस देन इक्वल टू 6 सही। तो 6 भी अपर बाउंड है। तो कौन है लीस्ट अपर बाउंड? 4 हो गया लीस्ट अपर बाउंड। 4 से छोटा नहीं है। ठीक है? क्लियर है? तो यहां पे मैंने आपको सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड बताया। एक बार और सुप्रीमम यूनिक होता है जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो यूनिक होता है। ठीक आज नहीं कर सकते फिर आगे करेंगे। ठीक है इसको